विनय कहाँ है? मंशा इस सदमे को कैसे बर्दाश्त करेगी? रघु ने सिर्फ गोली चलाई है, गोली चलवाने वाली तुम हो। ये गोली सिर्फ विनय के सीने में नहीं लगी है, हम सब के सीने को छल्ली करके गई है वो। आप शूटर को पहचान सकती हैं? मुझे नहीं लगता कि मंशा इस हालत में है कि आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सके। मंशा, मंशा, 3 महीनों में तो मौसम बदल जाता है, पर मंशा पर दुखों का जो पतझड़ छाया है वो तो वैसा कि वैसा है। आज तो डॉक्टर ने भी कह दिया मंशा को रुलाना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं रोई तो उसके लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए बहुत बुरा है। हमें कैसे भी करके खुशी का माहौल या दुख का माहौल क्रिएट करके उसे रुलाना ही होगा। खुशी का माहौल आशा। हाँ, कई बार खुशी के माहौल में दुख का एहसास होता है, पर मंशा तो जैसे इन सारे एहसासों से परे जा चुकी है। न उसने अपना सिंदूर पोंछा है, न अपना मंगलसूत्र उतारा है। पता नहीं किस दुनिया में जी रही है वो। जी भी रही है या नहीं, एक वो बच्चा जिसे भी इस दुनिया में आना है वो भी अपनी मां का दुख देखकर सहम गया होगा। एक बच्चा अपनी मां को दुख देकर गया, और एक बच्चा अपनी मां का दुख देखने आ रहा है। विजय, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मंशा के बारे में सोच रहा था। मंशा के बारे में क्या सोच रहे थे? यही कि बेचारी मंशा कितनी दुखी होगी, है ना? कविता, विनय के जाने का गम तो हम सब लोगों को है। मुझे तो लगता है कि मेरा एक हिस्सा मुझसे अलग हो गया है, लेकिन मंशा, विनय तो उसकी जिंदगी था, मंशा की तो जिंदगी खत्म हो गई। विजय, जो लोग मनहूस होते हैं ना, वो अपने आसपास दुख की दुनिया सी बसा लेते हैं, और वही मंशा ने भी किया है। उसकी मनहूसियत तो विनय पर भी छा गई, और अब तो सारा दिन घर का माहौल भी बहुत अजीब सा बना रहता है। ये कैसी बात कर रही हो तुम? विनय के जाने का गम तुम्हें नहीं है क्या? ये तो एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। कविता, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं एक पल सो नहीं पाता सिर्फ ये सोचकर कि आखिर विनय पर गोली किसने चलाई, क्यों चलाई। लेकिन विजय, तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? ये सब तो मंशा की ही बुरी किस्मत का नतीजा है ना। इसीलिए शुरू से मैं विनय और मंशा की शादी के खिलाफ थी। कविता, कैसी औरत हो तुम? एक दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पा रही हो क्या? अरे कैसा दर्द? मुझे तो अब ये डर है कि कहीं मंशा अपने बच्चे को ना खा जाए। कविता, just shut up! बकवास कर रही हो तुम। तुम इस हद तक गिर सकती थी, सोचा भी नहीं था। यहाँ
पे हम सब लोगों को मंशा का साथ देना चाहिए, और तुम हो कि माय गॉड कविता, डिस्गस्टिंग, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। मुझे थप्पड़ मारा उस मंशा की वजह से। मैं मंशा को कभी माफ नहीं करूंगी, नेवर। मंशा, क्या हो रहा है ये? हाँ, छोड़ो ये तस्वीर। अरे, अच्छा नाटक लगा रखा है तुमने ये, कि मानोगे ही नहीं कि विनय अब इस दुनिया में नहीं रहा। सब तुम्हारी वजह से। ये तुम्हारी मनुष्यत है कि विनय आज हमारे साथ नहीं है। और क्या है यहाँ? रंग बिरंगे कपड़े पहनने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। विधवा हो, समझी तुम? और क्या है? क्या है? क्या है ये सब? हाँ, क्या है ये सब? माथे की बिंदिया, मांग में सिंदूर, मंशा, ये तुम सब लगाने का हक खो चुकी हो। तुम एक विधवा हो, विधवा। और क्या ढोंग रचा रखा है ये मंगलसूत्र पहन के तुम क्या घूमती रहती हो? ये सब नहीं कर सकती, समझी? तुम ये नहीं उतारोगी? हाँ, चलो मैं ही तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लेकिन मंशा, एक ना एक दिन तुम्हें ये सब उतारना ही पड़ेगा। तुम्हें सफेद साड़ी पहननी ही होगी, क्योंकि तुम एक विधवा हो। ये सच्चाई कभी नहीं बदल सकती। आदित्य, बहुत कोशिश करता हूं अपने मन को समझाने की कि विनय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद ये दिल नहीं मानता कि विनय हम सबको छोड़कर जा चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। पता नहीं किसने दुश्मनी निकाली अपनी हमारे घर की खुशियों से। पता नहीं मंशा कब नॉर्मल होगा। किशोर, मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा माहौल हल्का फुल्का या हंसी खुशी का किया जाए तो मंशा अपने गम से जल्दी बाहर आ जाएगी। डॉक्टर ने भी यही कहा है। मेरे ख्याल से अगर रोहित और रिया की सगाई शायद इससे माहौल में कुछ फर्क आए। मैं नहीं मानता। अभी हम विनय के गम से नहीं उभरे हैं, तुम खुशियों की बात कर रहे हो। किशोर, सवाल किसी की खुशी का नहीं बल्कि मंशा की पूरी जिंदगी का है। मैं तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि तुमने अपना बेटा खोया है। जिंदगी की कुछ हादसों की वजह से कुछ जिंदा रहना तो नहीं छोड़ देता, और फिर घर के माहौल को नॉर्मल करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मंशा, देख, मैं जानती हूँ तेरा दुख बहुत बड़ा है और उससे निकल पाना इतना आसान नहीं, लेकिन देख,
ऐसे तो जिया नहीं जाएगा ना। बच्चा, मेरी तरफ देख। बच्चा, मैंने आज तक कभी ये नहीं चाहा कि मैं तेरी आंखों में आंसू देखूं, लेकिन आज मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि तू रोए, बहुत रोए। बच्चा, विनय भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कभी वापस नहीं आएंगे। तुझसे बहुत दूर चले गए वो। तू सुन रही है ना? विनय भैया अब कभी वापस नहीं आएंगे। अच्छा, तू इतनी पत्थर दिल कब से हो गई? तेरा विनय अब इस दुनिया में नहीं और तू रो तक नहीं रही। अच्छा, मुझे देख मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड रिया। हमारी बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती थी ना। सारा दिन हम बातें करते थे और अब तो मुझसे बात तक नहीं करती। बच्चा, प्लीज कुछ तो बोल। बच्चा, बोल ना कुछ, मुझसे बात कर, अपनी रिया से बात कर। बच्चा, मेरे भैया बहुत दूर चले गए हैं, वो तेरे पास कभी नहीं आएंगे। रो मंजा, प्लीज रो ना, एक बार रो दे प्लीज। मंजा, मेरी बात तो सुन प्लीज। मंजा, एक बार तो रो दे। मेरे भैया कभी वापस नहीं आएंगे मंजा, कभी नहीं। वो बहुत दूर चले गए हैं। तू सुन रही है? तेरा विनय तेरे पास कभी वापस नहीं आएगा। मंजा, तू मेरी बात सुन रही है? विनय भैया को मरे 3 महीने हो गए। वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। तेरा विनय मर चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा। देख रहे हो भैया मंशा का हाल? ना बोलती है, ना रोती है, ना हंसती है। पत्थर बन गई है भैया, पत्थर। अगर इसी तरह रही तो वो भी मर जाएगी। वैसे ही क्या कम दुख है रिया, जो एक और दुख की बात कर रही है। मम्मा, क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो सोचना ही बंद कर दिया है। जिस बात पर बसी नहीं है उसके बारे में मैं सोचना नहीं चाहती। विनय तो मेरे तन का, मेरे मन का हिस्सा था। शायद इतना ही साथ था माँ बेटे का। पर रिया, जब मैं मंशा का दुख देखती हूँ ना, तो मुझे अपना दुख कम लगता है। रोई नहीं है, एक आंसू तक नहीं बहाया है उसने। मम्मा, उसे बहुत गहरा शौक लगा है। पर बेटे, हमें उसे इस शौक से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तरह तरह की दुख भरी बातें करके उसके सामने देख ली, उसे रुलाने की कितनी कोशिश की, पर उसका कोई असर नहीं पड़ा मंशा पे। अब तो एक ही रास्ता सामने नजर आता है, क्यों ना उसके सामने एक खुशी का माहौल बनाया जाए। शायद उस खुशी में उसे अपने दुख का एहसास हो जाए। खुशी का माहौल? लेकिन अब क्या करेंगे मम्मा? मंशा के मन में तुम्हारी शादी को लेकर कितने अरमान थे।
अगर घर में तुम्हारी शादी की बात चलाई जाए तो मम्मा, विनय भैया को गए दिन कितने हुए और आप लोग मेरी शादी की बात कर रहे हैं? मैं जानती हूँ रिया, विनय को गए हुए 3 ही महीने हुए, मगर मुझसे मंशा का दुख नहीं देखा जाता। उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है, उसके बारे में सोचती हूँ ना रिया तो मैं घबरा जाती। आदित्य भाई साहब आए थे, वो फिर आज उस लड़के की बात कर रहे थे। देखो बेटे, अगर तुम चाहो तो घर में खुशी का माहौल आ सकता है, जिससे मंशा अपने दुख से बाहर आ जाएगी। उसके होने वाले बच्चे के जीवन पर मंशा के दुखों का असर ना हो, इसलिए हमें उसके आसपास खुशियां बिखेरनी पड़ेंगी बेटे। तुम इसके बारे में सोचना। सॉरी मंशा, मैं अचानक ही तुम्हारे कमरे में आ गई, लेकिन अब तुम्हें प्राइवेसी की क्या जरूरत है? तुम्हें तो अब सारी जिंदगी अकेले ही रहना है। वो एक्चुअली मंशा, मैं और विजय मिस्टर अग्रवाल के घर जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं कोई नई साड़ी पहनूं। मेरी तो सारी साड़ियाँ पुरानी हो चुकी है ना, तो तुम्हारे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, क्योंकि अभी पिछले ही महीने रिया तुम्हारे लिए काफी शॉपिंग करके लाई थी ना। कैसी है ये? अच्छी लगेगी ना मुझ पे? मंशा, मैं जानती हूँ ये साड़ी तुम्हारे लिए विनय ही लाया था ना, लेकिन अब तुम्हें इन साड़ियों की जरूरत कहाँ पड़ेगी? तुम्हें तो अब बस सफेद ही साड़ियां पहननी है ना। मंशा, मंशा देख, मैं दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही हूँ। देख ना मंशा, ये कंगन, ये गहने, ये अच्छे से कपड़े, देखना मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तू भी तो ऐसी सजी थी ना विनय भैया के लिए, लेकिन देख ना, अब तो विनय भैया इस दुनिया में रहे ही नहीं। तू जिसके लिए इतना सजती थी वो तो अब इस दुनिया में रहे ही नहीं। मंशा, विनय भैया मर चुके हैं। सुन रही हो तुम मंशा? विनय भैया मर चुके हैं। बस कर रिया, बस कर। जिसका नाम ले लेकर तुम इसे रुलाने की कोशिश कर रही, उसके जाने के बाद ही तो ये पत्थर सी हो गई। पता नहीं कब और कैसे इसके अंदर के दुख का बांध टूटेगा और आंसू बनकर इसकी आंखों से बहेगा। मम्मा, मैंने इससे कितनी कड़वी बातें कही, लेकिन इस पर कोई असर नहीं। मम्मा, आप कह रही थी ना कि अगर हम खुशी का माहौल क्रिएट करें तो शायद उसका मंशा पर कुछ असर होगा, तो हम वही करेंगे।
आप लोग चाहते थे ना कि मैं रोहित से शादी कर लूं, तो कहिए रोहित से, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं।